हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायर आरएस एकेडमी। एस्पायर आरएस एकेडमी के तहत हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमारा जो पहला टॉपिक था वो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम में जिस प्रकार हमने सब कंपनीज पढ़ ली कि सबसे पहले भारत में आने वाले पुर्तगीज थे, पुर्तगीज के बाद डच आए जो डच नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, डेनिस आए जो डेनिस डेनमार्क के निवासी थे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच को हमने पढ़ा, एंग्लो फ्रेंच वॉर को पढ़ा जो कर्नाटक वॉर के नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। और हमारा जो एक अंतिम रूप से जो भारत में आने वाली पावर या जो कंपनी थी यूरोपियों की वो थी स्वीडिश। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्वीडिश। ठीक है, सबसे अंतिम रूप से भारत में आने वाली कंपनी कौन सी थी? स्वीडिश थे। क्योंकि मैं जब आपको सबसे पहले पढ़ा रहा था कि सबसे पहले भी और हर टॉपिक की शुरुआत में सबसे पहले बताता था भी कि सबसे पहले पावर आने वाले पुर्तगीज थे, उसके बाद ब्रिटिशर्स, इस प्रकार सीक्वेंस बताई थी। उस सीक्वेंस में भी ध्यान रखना, सबसे अंतिम रूप से भारत में जो कंपनी आई थी वो स्वीडिश थे। कंपनी आने का मतलब जो यूरोपियंस कंपनीज थी जो सी रूट से भारत में आई, जिस प्रकार उस समय सी रूट्स की डिस्कवर हुआ था और उसके बाद चलन बढ़ा व्यापार का, उसको लेकर जो सबसे अंतिम रूप से कौन आए थे? स्वीडिश आए थे। ठीक है, तो स्वीडिश आने की वही एक ही बात थी कि जिस प्रकार अन्य लोगों को पता चला कि भारत की खोज हो चुकी है और भारतीय मसालों की डिमांड बहुत ज़्यादा थी यूरोप में, तो बहुत सारे लोगों को ये लगा कि हम जाएं भारत की वस्तुएं खरीद कर यूरोप में बेचेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और इसी प्रॉफिट को देखते हुए स्वीडिश वाले लोगों को लगा, यहाँ की सरकार को लगा कि क्यों नहीं हम एक कंपनी बनाएं और उस कंपनी को कहाँ भेजें? भारत के साथ व्यापार करने के लिए भेजें और वहाँ से जो वस्तुएं खरीद कर वापस यूरोप में बेची जाएगी उससे बहुत अच्छा या बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, इसी की तर्ज पे एक कंपनी बनाएगी। और ये कंपनी बनाने से पहले इनको भी प्रेरणा मिली कि कोई कंपनी का अगर स्थापना होती है तो उसको कहीं न कहीं से तो प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसा व्यापार कहाँ पर करें, कौन सी वस्तुओं का व्यापार किसके साथ किया जाए। तो उनको लगा कि ब्रिटिशर्स और डच का व्यापार जिस प्रकार भारत के साथ बहुत अच्छा चल रहा है और ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे मुनाफे कमा रहे हैं या फिर प्रॉफिट कमा रहे हैं, उससे उनको लगा कि क्यों नहीं हम भी एक कंपनी बनाए। तो किससे प्रेरणा लेकर बनाए? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दूसरी जिस कंपनी से इनको प्रेरणा मिली या प्रोत्साहन मिला वो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड या हॉलैंड। इन सब की लोकेशन मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो इन दोनों कंपनियों से इनको प्रेरणा मिली। इनके व्यापारियों को जाकर इनको पूछा कि कितना आजकल प्रॉफिट कमा रहे हो। कि आजकल होता भी है, ऐसा होता है ना बिजनेस का माहौल कि आप कोई छोटा मोटा बिजनेस खोलते हो या बड़ा बिजनेस भी अगर कहीं चलाते हो और आपको लोग आकर पूछते हैं अच्छा बताओ कितना प्रॉफिट कमा रहे हो उससे, अच्छा तो फिर हम क्यों नहीं इसमें। आपके मन में एक विचार आता है कि हो सकता है कि हम भी ऐसा कुछ करें तो हम भी प्रॉफिट कमा सकते हैं या फिर हमें भी कोई रोजगार मिल सकता है। तो ऐसा होता भी है आमतौर पर। ठीक है, तो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रेरित होकर या प्रेरणा लेकर इन्होंने स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की? स्थापना की या एस्टेब्लिश की। इनकी जो कंपनी का नाम था वो था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1731 में। 1731 में एक कंपनी बनाई गई और जिसका नाम रखा गया स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। के बाद कहानी वही शुरू होती है कि वही सी रूट से होकर भारत में आए और भारत के साथ इनका व्यापार शुरू हो गया। धीरे धीरे इन्होंने प्रॉफिट भी लेना शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद इनको लगा कि हमें व्यापार को बढ़ाना चाहिए या व्यापार का प्रचार प्रसार करना चाहिए, वो और ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिट और ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपने क्षेत्रों को बढ़ाना शुरू किया, इनको लगा कि भारत में पहले से मामला खराब है, फ्रेंच और ब्रिटिश वगैरह ये सब लोग आपस में उलझे हुए पड़े हैं, एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे को भारत से बाहर भेजने में लगे हैं, तो हमारा नंबर कहाँ आएगा? आई बात समझ? दूसरा, तो फिर इनको लगा कि हो सकता है कि हम इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट पे उलझ कर ना रह जाए। तो इस कंपनी ने कुछ समय बाद कहा कि अब हम भारत से जा रहे हैं। ब्रिटिशर्स इनको कहा आप व्यापार करो, हम भारत से वापस कहाँ जा रहे हैं? यूरोप जा रहे हैं। ठीक है, तो 1731 में इस कंपनी की स्थापना हुई और 1731 में स्थापना के बाद 1813 में इस कंपनी को बंद कर दिया गया। इस कंपनी को क्या कर दिया? बंद कर दिया। जो इसमें जिनमें शेयरिंग थी उन लोगों ने कहा कि ठीक है इतना प्रॉफिट मिला, इतना तो हम यूरोप में ले सकते हैं प्रॉफिट। और इनका व्यापार भारत के साथ और चीन के साथ, इनके अन्य जो छोटे द्वीपों इनके वहाँ पर भी होता था, लेकिन जो मुख्य व्यापार होता था भारत के साथ होता था। यहाँ से वापस जाकर इस कंपनी को इन्होंने पूर्ण रूप से क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है, और ये कंपनी थी, ये पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी थी। कैसी कंपनी थी?
पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी थी, ध्यान रखना। ठीक है, स्वीडिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो कैसी कंपनी थी? पब्लिक ट्रेडिंग कंपनी थी। इतना ही था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो लास्ट टॉपिक हमारा एक बचा था स्वीडिश, जिसकी कंपनी की स्थापना 1731 में हुई, 1813 में पूर्ण रूप से इस कंपनी को बंद कर दिया। ठीक है, और भारत के साथ इसका व्यापार क्या हो गया? बंद हो गया। और इस कंपनी को स्टेब्लिश करने के लिए इसको प्रेरणा कहाँ से मिली? इसको प्रेरणा मिली एक तो ब्रिटिशर से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, दूसरा डच ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, इस कंपनी का नाम था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे बात समझे तो हमारा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। और आज जो हमारा जो हमने जिस टॉपिक को शुरुआत की थी सबसे पहले, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो सेशन होगा हमारा, जो क्लास होगी, उसमें क्वेश्चन आंसर की हम सीरीज एक ले आएंगे, जिसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। क्या पुराने जितने PYQ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या हमने पढ़ा उसी में से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? ठीक है, ये कंप्लीट हम इसी से अगले सेशन में देखेंगे कि जितने भी PYQ है क्या हो हमारे इस जितना हमने पढ़ा है, जितने वीडियोस हमारे आए हैं, क्या उसी में से सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? तो आप इसको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना, और रिवीजन के बाद आप खुद कोशिश करना कि मैंने एक दो बार रिवीजन कर लिया, अच्छे से नोट्स बना लेना, और उसके बाद कोशिश करना PYQ मिलाने की कि आपसे भी सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो सेशन होगा, लाइव सेशन होगा, उसमें आपको लाइव ही आकर एक आंसर सीरीज हम रखेंगे जिसमें बताने हैं क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, आगे बात समझे तो हमारा आज का टॉपिक, और जो टॉपिक हमारा चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पहला टॉपिक, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, वो पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, आगे जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कल से, जो हमारी क्लास रहेगी, वो उत्तरकालीन मुगल शासक। उत्तरकालीन मुगल शासक। अब उत्तरकालीन मुगल शासक कौन से? औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक बने थे उनके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, जितना लेटर मुगल एम्प्रोयर था उसमें जितने लेटर मुगल एम्प्रोयर जितने थे उनके बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे कि किस प्रकार उनका धीरे धीरे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, और क्षेत्रीय शक्तियां पावर में आने लगी, और पावर में आने के साथ धीरे धीरे आपस में अलग होने लगे, और प्रिंसली स्टेट इस प्रकार बढ़ने लगे कि सब अपनी अपनी शक्तियों को बढ़ाने लगे, और फिर ब्रिटिशर्स के साथ उनके कैसे कॉन्फ्लिक्ट हुए वो हम आगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो आज की क्लास हमारी इतनी, मुझे विश्वास है कि इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।